आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 15। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डाइपोल मूवमेंट, उसी को आज लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। डाइपोल मूवमेंट के जो बचे हुए एप्लीकेशन है हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, एक क्वेश्चन के साथ जो कि पिछले लेक्चर के कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा, ताकि पिछले से कुछ बातों को आप रिवाइज कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन है हमारा कंपेयर dipole moment in following। ठीक है, आपको डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा NH3 और NH3। तो इनमें हमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, तो पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो NH3 में देखो यहाँ पे लोन पेयर और आपका H H और H, और NF3 में भी यहाँ पे आपका लोन पेयर, यहाँ पे नाइट्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड NF बॉन्ड, ये आपका NF बॉन्ड। ठीक है, चलिए तो बताइए दोनों में से कहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा और कहाँ पे डाइपोल मोमेंट कम। तो देखो फ्रेंड, हमें पता है, हम पिछले समय पढ़ के आए हैं कि लोन पेयर डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करता है, और लोन पेयर जो भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, लोन पेयर की तरफ ही होता है। तो लोन पेयर ने डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया इस डायरेक्शन में, ये लोन पेयर भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए बताइए क्या बॉन्ड पेयर भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करता है? करता है, एक बॉन्ड भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करता है। कब? जब जो बॉन्ड दो एटम के बीच में बना है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो। तो इस केस में देखिए ऐसा हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो इस बॉन्ड के कारण में डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। ठीक है ना, बॉन्ड पेयर में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। यहाँ पे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और नाइट्रोजन की ज्यादा। यहाँ पे बताइए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और क्लोरीन की ज्यादा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ने जो भी, यहाँ पे लोन पेयर ने जो भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे लोन पेयर ने जो भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया है, ये तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो उसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट को इन तीनों का रिजल्टेंट क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यहाँ पे लोन पेयर ने जो भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया है, इन तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो लोन पेयर से उल्टी डायरेक्शन में आएगा। इन तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा लोन पेयर से उल्टी डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे जो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है उसमें से क्या होगा, ये रिजल्टेंट जो है उस डाइपोल मोमेंट को कम करेगा। तो यहाँ पे ये तीनों मिलकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे। तो कहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा NH3। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड हमारा वो है H2O, H2O और H2O2, H2O और H2O2। तो पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होगा, दो लोन पेयर होगा। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर होगा। और लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ, लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ। यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। यहाँ पे लोन पेयर के कारण डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ, लोन पेयर के कारण डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ। और बताइए यहाँ पे भी देखिए लोन पेयर के कारण डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ, यहाँ पे भी लोन पेयर की तरफ,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यहाँ पे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इस मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर है ऑक्सीजन का और दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें भी देखो दो लोन पेयर है और दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और एक और ऑक्सीजन है जिसके पास क्या है, दो लोन पेयर है। मतलब इस वाले मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में दो लोन पेयर जो है ज्यादा है। और देखिए, चाहे आप इसमें देखो चाहे इसमें देखो, दोनों जगह पे जितने भी डाइपोल मोमेंट बन रहे हैं, जितने भी डाइपोल मोमेंट बन रहे हैं, हर किसी डायरेक्शन किसके ऊपर की तरफ है कि नहीं? चाहे आप इसमें देखोगे चाहे इसमें देखोगे, जितना भी डाइपोल मोमेंट बन रहा है, हर एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे है, ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे जो दो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ने डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे भी ये दो लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर मिलकर उतना ही डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर ने मिलकर जितना डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया है, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर मिलकर भी उतना ही डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो ये दो लोन पेयर है, इनके द्वारा बनाए हुए डाइपोल मोमेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है, जबकि यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है कि नहीं? समझा कि नहीं? तो ये दोनों लोन पेयर के कारण जो है इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो है इससे ज्यादा हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा, H2O2 का डाइपोल मोमेंट जो है फ्रेंड ज्यादा हो जाएगा H2O से। H2O2 का डाइपोल मोमेंट जो है ज्यादा हो जाएगा किससे, H2O से। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि H2O2 जो है वो ज्यादा पोलर होगा H2O से। ऐसा क्यों? हम पिछले में पढ़ चुके हैं, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है वो ज्यादा पोलर होता है। तो क्योंकि H2O2 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो ज्यादा पोलर होगा H2O से। ठीक है, ठीक है ना? चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है H2O और NH3। H2O और NH3 दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है आपका अलग अलग है। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। और अभी तक क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम जो था वो सेम था, यहाँ पे भी नाइट्रोजन था और यहाँ पे भी ऑक्सीजन था। जब दोनों मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम सेम था, तब तो हम पता कर रहे थे कि कहाँ पे डाइपोल मूवमेंट, कौन सा बॉन्ड या कौन सा लोन पे डाइपोल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है और कौन सा बॉन्ड या लोन पे डाइपोल मूवमेंट को डिक्रीज कर रहा था। कब तक कर रहे थे, जब तक सेंट्रल एटम सेम था। जब आपका सेंट्रल एटम अलग हो गया तो उस केस में फ्रेंड आप डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर निकालोगे डाइपोल मूवमेंट के फॉर्मूले, जो कि हमारा म्यू इक्वल टू चार्ज इंटू डी। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू डी। डी क्या होता है आपका, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के आप क्या करोगे, डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करोगे। कब, जब आपका सेंट्रल एटम दोनों मॉलिक्यूल में अलग अलग हो जाए। तो देखिए, बताइए कहाँ पे डाइपोल मोमेंट कम, कहाँ ज्यादा। तो पहले बॉन्ड लेंथ से कंपेयर करते हैं। ये जो दोनों एलिमेंट है फ्रेंड, सेम पीरियड के एलिमेंट है। हमें पता है जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो सेकंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें पता है पीरियड टेबल में हम लेफ्ट से लेकर राइट यदि मूव करते हैं, यदि पीरियड टेबल में हम लेफ्ट से लेकर राइट मूव करते हैं तो साइज में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। साइज लगभग लगभग कांस्टेंट ही रह जाता है कि नहीं? पीरियड टेबल में हम लेफ्ट से लेकर राइट मूव करते हैं तो साइज में हमें ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। साइज लगभग लगभग कांस्टेंट ही रह जाता है। तो जितना नाइट्रोजन का साइज होगा उतना ही ऑक्सीजन का साइज होगा। ठीक है, जितना नाइट्रोजन का साइज होगा उतना ही आपका ऑक्सीजन का साइज होगा। ठीक है, चलिए, तो यदि साइज कांस्टेंट है, मतलब दोनों का साइज सेम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का साइज सेम है, तो फिर उन्होंने जो बॉन्ड बनाया है, उन्होंने जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, उस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा। यदि बॉन्ड लेंथ सेम है तो हमारा डी सेम है। यदि बॉन्ड लेंथ सेम है तो डी सेम है। तो यदि हमारा बॉन्ड लेंथ सेम है तो डी सेम है, तो फिर हम डाइपोल मोमेंट को डी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो दोनों का डी तो सेम है।
फिर हम किससे कंपेयर करेंगे, चार्ज से कंपेयर करेंगे फ्रेंड, चार्ज। ठीक है, चलिए चार्ज से कंपेयर करते हैं। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में यदि हम लेफ्ट से लेकर राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। जैसे इसमें ही देख लीजिए, लेफ्ट से लेकर राइट मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की कम। होता ही नहीं होता है, होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और कार्बन का कम। तो लेफ्ट से लेकर राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो क्योंकि ऑक्सीजन राइट में है और नाइट्रोजन लेफ्ट में है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। यदि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है तो इस बॉन्ड में से क्या करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस करेगा। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा और थोड़ा सा कम चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो ज्यादा चार्ज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा चार्ज जो है आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। यदि ऑक्सीजन ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल जो कि आपका H2 है उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा NH3। ठीक है, इस तरीके से हमारा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आया चार्ज की हेल्प से। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ की हेल्प से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि पीरियड में जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है वो लगभग लगभग कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है CH3 F CH3 Cl CH3 Br CH3। हाँ, तो इन मॉलिक्यूल में हमें क्या करना है, डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना है, डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यदि हम अलग अलग मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट कंपेयर करते हैं या कोई भी पैरामीटर यदि हम अलग अलग मॉलिक्यूल में कंपेयर करते हैं तो जो सेम चीज रहता है उसको तो हटा देते हैं। जो सेम क्वांटिटी होता है पहले हम उसको हटा देते हैं। यदि हमें ऑर्डर निकालना है, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस निकालना है तो उनमें क्या अलग है वही तो डिफरेंस बनाएगा ना। तो इन सब में बताइए क्या सेम है, मेरे ख्याल से तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों में सेम है। इसके पास भी 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके पास भी 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके पास भी 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसके पास भी 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, सेम है, तो उसको निकाल देंगे। अलग क्या है, तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इन सब में अलग है और उसी कारण क्या होगा, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर या हर किसी का डायपोल मोमेंट जो होगा वो अलग अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से डायपोल मोमेंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे कार्बन जो है आपका आयोडीन के साथ कनेक्ट है। तो हमें क्या करना है, डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले कैसे करेंगे, डायपोल मोमेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डी। डायपोल मोमेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डी। तो यदि फ्रेंड हम डी की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में हम यदि टॉप से लेकर बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में टॉप से लेकर बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। मतलब सबसे बड़ा आपका आयोडीन होगा और सबसे छोटा आपका क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो एटम के साइज बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसका होगा, फिर इसका और इसका। और यदि हम बॉन्ड लेंथ से डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताएं, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका हो जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, और यदि हम चार्ज से बताएं डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, तो हमें पता है फ्रेंड कि पीरियोडिक टेबल में हम जैसे टॉप से लेकर बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। पीरियोडिक टेबल जैसे हम टॉप से लेकर बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। तो फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर क्लोरीन, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा चार्ज बनाएगा, सबसे ज्यादा चार्ज बनाएगा तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। और ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे कम चार्ज बनाएगा तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे कम होगा। तो यदि हम चार्ज के बेसिस पे डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताएं तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। यदि हम बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताएं तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका और इसका। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, हम चार्ज को कंसीडर करेंगे कि हम बॉन्ड लेंथ को कंसीडर करेंगे। तो हम फ्रेंड दोनों को कंसीडर करेंगे। कैसे, तो देखिए इन दोनों में यदि हमें डायपोल मोमेंट का ऑर्डर निकालना है तो फिर हम बॉन्ड लेंथ को कंसीडर करेंगे। किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, इसका बड़ा है
तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा इससे, CH3 Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा CH3 और F से। और जो भी बच गया उसके बीच में हमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, तो हम किससे कंपेयर करेंगे, चार्ज से। जैसे ये और ये, इसमें हमें डाइपोल मोमेंट कंसीडर करना है, डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करेंगे, चार्ज से। सबसे ज्यादा चार्ज कौन बनाएगा, क्लोरीन, जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर आपका ब्रोमीन, और फिर आपका आयोडीन। ठीक है, ठीक है ना। क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में हमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, तो हम इससे बॉन्ड लेंथ से कंपेयर करेंगे। बाकी जो भी मॉलिक्यूल है उसमें हम जो बॉन्ड लेंथ हम कंपेयर करेंगे वो किससे करेंगे, चार्ज से। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर निकल के आएगा। और चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, काफी सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुका है, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाए, तो आप चाहे तो ऐसे एज इट इज को याद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, CH Cl3 CH2 Cl2 CH3 Cl और CCl4। तो इसमें हमें क्या करना है, डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, और किसी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो Cl H H H, यहाँ पे बताइए, Cl Cl H H Cl H H, और यहाँ का Cl 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 आपका Cl। ठीक है, चलिए तो बताइए, क्या इस बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, होगा। अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, यहाँ पे ये होगा डाइपोल का डायरेक्शन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, और बताइए यहाँ पे भी देखिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और कार्बन की ज़्यादा। यहाँ पे भी देखो ये हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और क्लोरीन की ज़्यादा। यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस से मोर, लेस से मोर। ये तो पहले भी हम बना चुके हैं, CH3 गलत कर दिया ना, यहाँ पे 3 Cl है ना, यहाँ पे भी Cl ही होगा ना, Cl Cl, यहाँ पे लेस से मोर, लेस से मोर। ठीक है, अब सही है। और लेस से मोर, लेस से मोर और लेस से मोर। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखो यहाँ पे फ्रेंड, जो भी कार्बन और क्लोरीन ने डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया है, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड में जो भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया है वो ऊपर की तरफ हुआ है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है और इन दोनों बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है। मतलब इसके डाइपोल मोमेंट को एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट सपोर्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है। यहाँ पे बताइए, इसके डाइपोल मोमेंट को दो बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट जो है बढ़ा रहा है, इसके डाइपोल मोमेंट को तीन बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो बढ़ा रहा है, और इसका तो एक भी, इसके डाइपोल मोमेंट को तो एक भी बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तीन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे दो बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे तो एक भी नहीं, तीनों मिलकर डिक्रीज कर रहे हैं, नीचे की तरफ है। समझ में आ रहा है। और यदि बात करें कौन कौन डिक्रीज कर रहा है,
तो देखो इसका डाइपोल मोमेंट को दो बॉन्ड मिलकर डिक्रीज कर रहा है, इसके डाइपोल मोमेंट को एक बॉन्ड मिलकर डिक्रीज कर रहा है, इसके डाइपोल मोमेंट को तो एक भी बॉन्ड डिक्रीज नहीं कर रहा है, और इसका तीनों को तीनों डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कहाँ पे होगा फिर? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट जो है वो किसमें होगा? इसमें होगा कि यहाँ पे तीनों बॉन्ड मिलकर इसके डाइपोल मोमेंट को बढ़ा रहे हैं। CH3 Cl, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसने जो भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया है उसको कोई भी कम नहीं कर रहा है, कोई भी डिक्रीज नहीं कर रहा है। उसके बाद मेरे ख्याल से इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने जो भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया है दो बॉन्ड मिलकर उसके डाइपोल मोमेंट को बढ़ा रहे हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक बॉन्ड जो इसका डाइपोल मोमेंट को कम कर रहा है। तो इसके बाद हो जाएगा आपका CH2 Cl2। समझ में आ रहा है? और बताइए इसके बाद मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे जितना भी इसने डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया है एक बॉन्ड उसको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो बॉन्ड जो इसके डाइपोल मोमेंट को डिक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका CH3 Cl3, और सबसे लास्ट में आपका ये होगा। क्यों? क्योंकि इसने जो भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया है उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। या आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे तीन बॉन्ड मिलकर इसके डाइपोल मोमेंट क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे लास्ट में जो आपका हो जाएगा CCl4। ठीक है, तो ये आ गया आपका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। समझ में आया? आगे समझ होती है। इस तरीके से आपको क्या करना है? अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में आपको डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। कर लेंगे सर अभी क्वेश्चन? कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड हम आगे। मिटा दो इसको, वीडियो पॉज कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ेंगे अपना डाइपोल मोमेंट का सेकंड एप्लीकेशन, जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो डाइपोल मोमेंट का सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या होता है आइसोमर्स? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं आइसोमर्स हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है अलग अलग होता है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, पर एटम की जो कनेक्टिविटी होती है, जो एटम का कनेक्शन होता है, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पर स्ट्रक्चर जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वैसे काफी सारा आइसोमर्स होता है, तो मेनली हम दो टाइप के आइसोमर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि होता है आपका सिस या ट्रांस। या आप ऐसा बोल सकते हो कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स को हम ज्यादा पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। तो हमें डाइपोल मोमेंट की हेल्प से पहचानना है कि कौन सा आपका सिस आइसोमर्स है या कौन सा आपका ट्रांस आइसोमर्स है, कौन सा आपका ट्रांस आइसोमर्स है, या डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है सिस और ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, अब इसमें भी फ्रेंड दो केस है। पहला केस जो है, इफ टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड। इफ टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड, तो उस केस में फ्रेंड हम सिस आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड हो। यहाँ पे देखिए आइडेंटिकल ग्रुप जो है सेम साइड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस आइसोमर्स। ठीक है, तो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है। देखो एच और एच आपका आइडेंटिकल ग्रुप है, सेम साइड है। Cl आपका आइडेंटिकल ग्रुप है, सेम साइड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर्स। और यदि आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड हो जाएंगे हम उनको बोलेंगे
ट्रांस आइसोमर्स। तो देखिए H HCl और Cl। इसमें देख रहे हो फ्रेंड, आइडेंटिकल ग्रुप जो है अपोजिट साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर्स। इस तरीके का दो आइसोमर्स होता है, एक होता है आपका सिस आइसोमर्स और एक होता है आपका ट्रांस आइसोमर्स। और इसमें देखो दो आइडेंटिकल ग्रुप है H और Cl, तो जब आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है तो आपका सिस, और जब आइडेंटिकल ग्रुप आपका अपोजिट साइड है तो ट्रांस। तो चलिए हमें पता करना है इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। तो देखिए, क्या इस बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा? होगा। जो बॉन्ड है वो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इस बॉन्ड में प्रोड्यूस होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इस बॉन्ड में प्रोड्यूस होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और क्लोरीन की ज्यादा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, चलिए बताइए फ्रेंड, क्या यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? तो देखो, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। अब जो भी होगा मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड का डिस्कस नहीं करना है। तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। अब यदि फ्रेंड आप वेक्टर पर क्या है, तो बताइए क्या इन दोनों का नेट रिजल्टेंट जीरो होगा? यदि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मान लेते हैं हम, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो होगा? नहीं होगा। दो वेक्टर यदि एक दूसरे से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो सिस आइसोमर्स में डाइपोल मोमेंट जो है नॉन जीरो है। जब दो आइडेंटिकल ग्रुप कनेक्ट है तो सिस आइसोमर्स में डाइपोल मोमेंट जो है नॉन जीरो है। ट्रांस आइसोमर्स में डिस्कस करते हैं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। यहाँ पे बताइए फ्रेंड, क्या डाइपोल मोमेंट जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? जीरो होगा। देखो, ये जो भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा ये इसको कैंसिल कर देगा, ये जो भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा ये इसको कैंसिल कर देगा। क्यों? डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है इस बॉन्ड में, वो कार्बन और क्लोरीन के बीच में हुआ है, और इस बॉन्ड में जो प्रोड्यूस हुआ है ये भी कार्बन क्लोरीन के बीच में प्रोड्यूस हुआ है। इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये वाला डाइपोल मोमेंट जो बना है फ्रेंड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में बना है, और ये वाला भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड के बीच में बना है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा और डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे जो आपका न्यू नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ पे जो आपका न्यू नेट है वो क्या है? नॉन जीरो। तो देखिए, सिस आइसोमर्स में जो आपका न्यू नेट आया वो नॉन जीरो आया, और ट्रांस आइसोमर्स में आपका न्यू नेट जो आया वो कितना आया? जीरो आया। कब? जब आपका दो आइडेंटिकल ग्रुप कनेक्ट है, यहाँ पे दो आइडेंटिकल ग्रुप कनेक्ट है ना, HHCl। तो जब दो आइडेंटिकल ग्रुप कनेक्ट होते हैं तो उस केस में जो सिस आइसोमर्स होता है उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, और ट्रांस आइसोमर्स जो होता है उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अभी फ्रेंड बताइए, क्या इस बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसका आंसर क्या है? तो देखो, जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है फ्रेंड, ऐसे बॉन्ड में प्रोड्यूस होता है जो बॉन्ड दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बना हो। यहाँ पे देखिए, ये जो बॉन्ड दो अलग अलग एटम के बीच में बना है, कार्बन और कार्बन, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये बॉन्ड आपका डाइपोल मोमेंट नहीं बनाएगा। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड भी आपका डाइपोल मोमेंट नहीं बनाएगा, क्योंकि जो दो अलग अलग एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है वो दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। ठीक है, जब दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है उस केस में हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला कि जो ट्रांस आइसोमर्स होता है उसका म्यू नेट जीरो होता है, पर सिस आइसोमर्स का म्यू नेट जीरो नहीं होता है। अब हम डिस्कस करते हैं केस 2। इफ वन इलेक्ट्रॉन withdrawing and
अदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर कनेक्टेड। ठीक है, जब आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्ट हो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ही आइडेंटिकल ग्रुप हो। इस केस में दो आइडेंटिकल ग्रुप था, और अब हम क्या देखेंगे कि एक ही आइडेंटिकल ग्रुप हो या एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये देखिए, यहाँ पे देखो फ्रेंड, एक ही आइडेंटिकल ग्रुप है H और H, यहाँ पे दोनों साइड आइडेंटिकल ग्रुप था। ऊपर भी दो आइडेंटिकल ग्रुप, नीचे भी आपका दो आइडेंटिकल ग्रुप, और यहाँ पे एक ही आइडेंटिकल ग्रुप है, सिर्फ नीचे आइडेंटिकल ग्रुप है, ऊपर आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है, बल्कि अलग अलग ग्रुप है, क्लोरीन और CH3। तो इसमें हमें क्या करना है, बताना है कि डायपोल मोमेंट जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दो अलग अलग ग्रुप कनेक्ट है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक जो है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो CH3 जो है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब कैसे ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या कैसे ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और जो विड्रॉ करेगा उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अभी हम कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बताइए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस कार्बन से? तो देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और इसकी ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन देना होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करा इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। एक्सेप्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो बताइए क्या फ्रेंड, इस बॉन्ड में डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा? आपका आंसर होगा सर नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो है सेम एटम के बीच में, यहाँ पे भी कार्बन यहाँ पे भी कार्बन है। क्या फ्रेंड, मैंने ऐसा कहा था कि डायपोल मोमेंट जो है वो, यदि बॉन्ड सेम एटम के बीच में बढ़ रहा है तो उनके बीच में डायपोल मोमेंट नहीं होगा? ऐसा मैंने कहा था? नहीं, मैंने तो कहा था यदि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में यदि आपका कोई बॉन्ड है तो उसमें डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब ये जो बॉन्ड है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में नहीं है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, और sp2 हाइब्रिडाइज एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp3 हाइब्रिडाइज एटम से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट बनेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। यहाँ पे बताइए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। यहाँ पे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, और इस बॉन्ड में डायपोल मोमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो है जिन दो एटम के बीच में बना है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, चलिए बताइए, तो यहाँ पे म्यू नेट जीरो होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे यस सर जीरो होगा, या आप ऐसे सोचेंगे सर एक डायरेक्शन में जीरो होगा और एक डायरेक्शन में जीरो नहीं होगा? क्यों? देखो, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके हिसाब से इस डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। और इस डायरेक्शन में जीरो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों ऐड होगा। नहीं फ्रेंड, किसी भी डायरेक्शन में आपका म्यू नेट जो है जीरो नहीं होगा। क्यों? अब देखो, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो है, पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा ना। ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो दोनों भले अपोजिट डायरेक्शन पर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ये जो भी डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये इसको कम तो कर देगा पर कैंसिल नहीं करेगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी डायपोल मोमेंट है और इस डायरेक्शन में भी डायपोल मोमेंट है, दोनों में से कहीं पे भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। हाँ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तब एक दूसरे को कैंसिल कर देते, जो कि नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो आपका न्यू नेट जो है वो क्या है, नॉन जीरो है।
म्यूनेट आपका नॉन जीरो। और ये कौन सा मॉलिक्यूल है? सिस है, सिस है ना, सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस है। तो चाहे आप केस 1 देखिए चाहे आप केस 2 देखिए, दोनों में जो सिस आइसोमर्स है उसका डाइपोल मोमेंट जो है नॉन जीरो है, या उसका जो म्यू नेट है वो नॉन जीरो है। चाहे आप केस 1 को देखिए चाहे आप केस 2 को देखिए, यहाँ पे जो सिस आइसोमर्स है दोनों का जो म्यू नेट है वो कैसा है? नॉन जीरो है। ठीक है, पर केस 1 में क्या हो रहा है? ट्रांस आइसोमर जो है उसका म्यू नेट जो है जीरो है। क्या केस 2 में भी ट्रांस आइसोमर्स का म्यू नेट जीरो होगा? चलिए चेक कर लेते हैं, मिटा दो इसको। तो ट्रांस में क्या होगा? आइडेंटिकल ग्रुप जो होगा फ्रेंड अपोजिट साइड होगा, ये होगा आपका ट्रांस और CH3 और Cl, ये होगा आपका ट्रांस आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड। ठीक है, चलिए बताइए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, और बताइए यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब ये वाला जो एरो है इसको कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है इस बॉन्ड का है जो कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का है, और ये वाला डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड का है जो कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का है। तो दो सेम बॉन्ड के बीच का डाइपोल मोमेंट है, तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी अपोजिट है। ये क्या करेगा? ये इसको कैंसिल कर देगा। तो इस डायरेक्शन में अब डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, पर इस डायरेक्शन में होगा। देखो ये दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पे जो म्यू नेट होगा फ्रेंड, जो आपका न्यू नेट होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा। ये आपका ट्रांस आइसोमर्स है और यहाँ पे आपका न्यू नेट जो है, यहाँ पे जो आपका न्यू नेट है वो कैसा आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है। चाहे आप सिस आइसोमर्स को देखिए चाहे आप ट्रांस आइसोमर्स को देखिए, केस 2 में दोनों में आपका न्यू नेट जो है वो नॉन जीरो है। और स्टूडेंट क्या याद कर लेते हैं, जो ट्रांस आइसोमर्स है उसका न्यू नेट जो होता है वो जीरो होता है, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, और सिस आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। एक केस 1 को देखते हो क्या करते हैं? याद कर लेते हैं। ये 100% ट्रू नहीं है, ठीक है नहीं, ये 100% सही नहीं है। ये तब हो सकता है जब आपका दो आइडेंटिकल ग्रुप हो। जब हमारा केस 1 होगा तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांस आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है और सिस आइसोमर्स का नॉन जीरो होता है। और यदि हम केस 2 को देखें, हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि ट्रांस आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो हो, जैसे इस केस में नॉन जीरो आ। ठीक है, तो याद रखना ये दो आइडेंटिकल ग्रुप है, तो सिस का नॉन जीरो और ट्रांस का जीरो। एक ही आइडेंटिकल ग्रुप है तो सिस का भी नॉन जीरो और ट्रांस का भी नॉन जीरो। ठीक है, चलिए चलिए फ्रेंड, अब हम डाइपोल मोमेंट कंपेयर करेंगे ऑर्थो, मेटा और पैरा ग्रुप में। किस किस में? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अभी जो वर्ड है ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है। ऑर्थो ग्रुप, मेटा ग्रुप और पैरा ग्रुप हम किसे कहते हैं वो तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में सीखते हैं, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशन है फ्रेंड, ये बेंजिंग रिंग के लिए डिफाइन है। जो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशन जो है वो बेंजिंग रिंग के लिए डिफाइन होता है। समझ लीजिए यहाँ पे हमारा कोई ग्रुप कनेक्ट है एक्स, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई ग्रुप है एक्स। तो एक्स जिस कार्बन से कनेक्ट है, एक्स जिस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन से कनेक्ट है, और वो जो कार्बन है जिन दो कार्बन से कनेक्ट है, एक्स जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन जिन दो कार्बन से कनेक्ट है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। ये हो गया आपका ऑर्थो और ये हो गया आपका ऑर्थो। ठीक है, और ऑर्थो कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसको हम बोलते हैं मेटा, और ये आपका मेटा नहीं होगा।
क्योंकि उससे आपका एक्स कनेक्ट है। ठीक है, तो एक्स आपका जिस कार्बन से कनेक्ट है और वो कार्बन जिन दो कार्बन से कनेक्ट है उसको हम बोलेंगे ऑर्थो, और ऑर्थो कार्बन जिससे कनेक्ट है उसको हम बोलेंगे मेटा, और मेटा कार्बन जिससे कनेक्ट है हम उसको बोलेंगे पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा, ये होता है आपका ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन। और ये जो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन है फ्रेंड, ये इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में यदि आपका ये ग्रुप आपका पोजीशन चेंज करेगा तो ऑर्थो मेटा पैरा भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, समझ लीजिए यहाँ पे आपका ग्रुप कनेक्ट है एक्स, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ऑर्थो मेटा पैरा चेंज हो जाएगा। जैसे ये ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है, दो कार्बन जिन दो कार्बन से कनेक्ट है हो जाएगा ऑर्थो, और ऑर्थो कार्बन जिससे कनेक्ट है हो जाएगा आपका मेटा, और मेटा कार्बन जिससे कनेक्ट हो जाएगा पैरा। ये हो गया आपका ऑर्थो, ये हो गया आपका मेटा, और ये हो गया पैरा। ठीक है, तो ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमारा क्या बनता है, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन बनता है। ठीक है, चलिए, तो यही ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन में हमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। देखिए, समझ लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसमें यहाँ पे क्लोरीन है, और मुझे एक और क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे लगाना है। कहाँ पे, ऑर्थो। तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे लगाऊंगा या तो यहाँ पे, क्योंकि ये है आपका ऑर्थो पोजीशन और ये आपका ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ठीक है ना। चलिए फिर से मेरे पास क्या है, एक एक क्लोरीन है, अब मुझे एक और क्लोरीन को लगाना है और मेटा पोजीशन पे लगाना है। कहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ पे या तो यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये हो गया मेटा, और एक और क्लोरीन है जिसको मैं कहाँ पे लगाना चाहता हूँ, पैरा पोजीशन पे। कहाँ पे लगाऊंगा, ये है पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसमें हमें क्या करना है, टाइप मूवमेंट कंपेयर करना है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे काफी सारा बॉन्ड है, काफी सारा बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है। 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सिग्मा और पाई बी। और जो डाइपोल मूवमेंट बनेगा फ्रेंड, इस बॉन्ड के कारण बनेगा और इस बॉन्ड के कारण बनेगा, और जितने भी बॉन्ड बच गए हैं वो डाइपोल मूवमेंट या तो बनाएंगे ही नहीं, या जो भी डाइपोल बनाएंगे वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये बॉन्ड और इस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट होगा, बाकी यहाँ पे जितना भी बॉन्ड बच गया है फ्रेंड, या तो डाइपोल मूवमेंट बनाएंगे ही नहीं। आप चाहे तो देख सकते हैं, जैसे आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो उसके बीच में तो डाइपोल मूवमेंट बनेगा ही नहीं। इस बॉन्ड में भी नहीं, इस बॉन्ड में भी नहीं, इस बॉन्ड में भी नहीं। ये कार्बन हाइड्रोजन जो भी बनाएगा ये इसको कैंसिल कर देगा, ये जो भी बनाएगा ये इसको, ये जो भी बनाएगा इसको कैंसिल कर देगा। तो देखो ये और ये जो बनाएगा फ्रेंड, उसका रिजल्टेंट ये होगा, और ये कार्बन, समझ पा रहे हैं आप, देखो यहाँ पे एक H होगा और यहाँ पे एक H होगा, ये कार्बन और ये H मिलकर जो भी टाइप बनाएंगे उसका नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और ये कार्बन हाइड्रोजन जो भी बनाएंगे उसका नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो इसने जो भी डायरेक्शन बनाया है इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है ना, आप तो बस इतना याद रखिए फ्रेंड, बस इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का डायरेक्शन होगा, बाकी जितना भी डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी जितना भी बॉन्ड बच रहा है, या तो डायरेक्शन बनाएंगे नहीं, या तो बनाएंगे वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, चलिए, ये क्या है फ्रेंड, आपका बॉन्ड मूवमेंट है। एक बॉन्ड में जो भी टाइप मूवमेंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड मूवमेंट। तो इन दोनों बॉन्ड मूवमेंट के बीच का हम एंगल निकालते हैं। तो इन दोनों एरो बॉन्ड को हम क्या करते हैं, नीचे या पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और इस बॉन्ड में एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इस बॉन्ड में एरो का डायरेक्शन इस तरफ है। तो बताइए एंगल कितना हो गया, तो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के बीच का एंगल 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। और यहाँ से लेके यहाँ तक 120 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी 120 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक 180। तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच का 60 होगा, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे,
यहाँ से लेकर यहाँ का 120, ये 180, 240, 300 और 320। ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉन्ड मूवमेंट के बीच का एंगल 60। यहाँ पे बताइए, तो इस बॉन्ड ने प्रोड्यूस किया है बॉन्ड मूवमेंट, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे इस बॉन्ड ने प्रोड्यूस किया है, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। और इसमें ऊपर की तरफ है और इसमें इस डायरेक्शन में, यह एंगल कितना है 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बताइए, तो इस बॉन्ड ने प्रोड्यूस किया है तो इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, इसने किया है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। इस बॉन्ड में ऊपर की तरफ और इस बॉन्ड में नीचे की तरफ पैर हुए, ये कितना हो गया बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 60, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 और यहाँ पे 180। तो ऑर्थो पोजीशन की बात करें फ्रेंड, तो ऑर्थो पोजीशन में एंगल बिटवीन बॉन्ड मूवमेंट, एंगल बिटवीन बॉन्ड मूवमेंट कितना है, ऑर्थो में बात करते हैं, ऑर्थो सही है कितना है 60 डिग्री। मेटा में बताइए फ्रेंड, मेटा एंगल बिटवीन बॉन्ड मूवमेंट, यह आपका मेटा, तो मेटा में कितना है 120 डिग्री। पैरा बताइए, पैरा ये आपका पैरा एंगल बिटवीन बॉन्ड मूवमेंट 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बिटवीन बॉन्ड मूवमेंट 60, 120 और 180। तो ये हो गया इनके बीच का एंगल। ठीक है, चलिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, रिजल्टेंट का फॉर्मूला वेक्टर रिजल्टेंट का। अब डायगोनल मूवमेंट जो है आपका क्या है वेक्टर है, तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको हम रिजल्टेंट के फॉर्मूले से ही निकालेंगे, क्योंकि डायगोनल मूवमेंट आपका क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसको हम रिजल्टेंट की तरह ही ऐड करेंगे। तो वेक्टर रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। और इस फॉर्मूले को देख के हम बता सकते हैं फ्रेंड कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे cos थीटा डिक्रीज होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे बताइए, होता है ना। देखिए cos 0 की ज्यादा वैल्यू होती है cos 90 की, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की 0। थीटा बनने से cos थीटा की वैल्यू कम होती है और cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो इस फॉर्मूले को हम बोल सकते हैं, इस फॉर्मूले को देख के हम ऐसा बोल सकते हैं फ्रेंड जो रिजल्टेंट है वो डिक्रीज होगा। तो थीटा के बनने से क्या होता है रिजल्टेंट डिक्रीज होता है, क्योंकि थीटा के बनने से आपका cos थीटा जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो थीटा का जब हम ऑर्डर निकालें इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा आपका पैरा का, फिर आपका मेटा का और फिर आपका ऑर्थो का। किसका ऑर्डर आया थीटा का, और रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा इसका जस्ट उल्टा होगा। जो आपका डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट आएगा जो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, पैरा का डायपोल मोमेंट सबसे कम, फिर मेटा का और फिर ऑर्थो का सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारा आया डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। डायपोल सबसे ज्यादा किसका होगा ऑर्थो का, फिर मेटा का और पैरा का। साथ में फ्रेंड एक बात और याद रखेंगे आप, ये जो रिजल्टेंट आया डायपोल मोमेंट का ये तब आया है जब दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट है। जैसे ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्यों सर, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज्यादा है तो इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट है। यदि आपका बेंजीन रिंग में दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट हो तो उस केस में आपका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर ये आता है ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का और फिर पैरा का। पर यदि दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो क्या उस केस में भी यही रिजल्टेंट आएगा, यही रिजल्ट आएगा या चेंज हो जाएगा, तो पता कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पता करते हैं, मिटा दो इसको। तो अब हम देखते हैं कि जब बेंजीन रिंग में फ्रेंड दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, अभी हमने देखा कि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, और जब दो इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप हो तो उस केस में क्या डायपोल मोमेंट का ऑर्डर निकल जाता है? तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे CH3, मुझे एक और CH3 लगाना है ऑर्थो पोजीशन पे, तो कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। और देखिए ये दोनों जो है क्या है फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ये क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया CH3। मुझे एक और CH3 लगाना है, वो भी मेटा पोजिशन पे, यहाँ पे लगा दूंगा। पैरा पे, ठीक है। चलिए अब हम इनके बीच का डायपोल कंपेयर करते हैं। तो देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसका ज्यादा, ये हो गया। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और यहाँ पे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, चलिए तो इस बॉन्ड ने डायपोल बनाया है, तो इसको पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं, और इस बॉन्ड ने बनाया है तो इसको भी पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो एरो नीचे की डायरेक्शन में बनाते हैं, इसमें इस डायरेक्शन में एरो बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया एरो का डायरेक्शन और ये हो गया आपका एरो का डायरेक्शन। यहाँ पे बताइए थीटा, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे पहले बताइए, इस बॉन्ड ने बनाया है तो इसको नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं, और इस बॉन्ड ने डायपोल मोमेंट बनाया है तो इसको भी पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं। इसमें एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ और इसमें एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे कितना हो गया थीटा? 120 डिग्री। ठीक है ना, दो एरो के बीच में एंगल 120 डिग्री। यहाँ पे बताइए इस बॉन्ड ने बनाया है तो इसको नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं, इस बॉन्ड ने बनाया तो इसको भी पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो एक एरो नीचे की तरफ और एक एरो ऊपर की तरफ, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। ठीक है, चलिए तो ऑर्थो पोजीशन पे थीटा कितना है? देखिए ऑर्थो पे 60 है, मेटा पोजीशन पे कितना है? मेटा पोजीशन पे जो है वो भी 120 है। देखिए और पैरा पे बताइए फ्रेंड, तो पैरा पे जो आपका थीटा है वो कितना है? 180 डिग्री है। और जो हमारा वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। और इस फॉर्मूले को देख के हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा डिक्रीज होगा, और कॉस थीटा के डिक्रीज होने से क्या होगा? रिजल्टेंट जो होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा डिक्रीज होगा, और कॉस थीटा डिक्रीज होने से रिजल्टेंट भी डिक्रीज होगा। हम थीटा का ऑर्डर बताएं तो थीटा सबसे ज्यादा होगा आपका पैरा में, फिर मेटा में, और फिर ऑर्थो में। तो जो आपका डायपोल मोमेंट होगा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, पैरा का सबसे कम, फिर मेटा का, और ऑर्थो का ज्यादा, सबसे ज्यादा। यहाँ पे भी वही ऑर्डर निकल के आया जो कि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो ऑर्डर निकल के आया था। तो चाहे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, चाहे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, कहाँ पे? बेंजीन रिंग में। हमेशा जरूरी नहीं फ्रेंड यही रिजल्टेंट होगा, ये सब हम किस पे निकाल रहे हैं? बेंजीन रिंग में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में जब दो
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो उस केस में हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलता है, ऑर्थो का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर मेटा का और फिर पैरा का। ठीक है, चलिए अब इसका फ्रेंड हम तीसरा केस कॉल करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, दोनों का नेचर अलग अलग हो। अभी तक दोनों ग्रुप का नेचर सेम था, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब हम देखते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो उस केस में डायपोल मोमेंट का क्या ऑर्डर निकल जाता है। जैसे देखिए Cl, अब मुझे CH3 को लगाना है ऑर्थो पोजीशन पे, कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। Cl और CH3 ये कहाँ पे लग गया है, मेटा पोजीशन पे। Cl CH3 और ये कहाँ पे लग गया, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसमें हमें क्या करना है, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बनाना है। तो देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और यहाँ पे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यहाँ पे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस से मोर और लेस से मोर। एक मिनट, हम सही कर रहे हैं क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यहाँ पे गलत कर दिया ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका CH3 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला कार्बन है ना, ये आपका sp3 एवरेज कार्बन है और ये आपका ये sp2 है और ये sp3। ठीक है, चलिए तो इस बॉन्ड ने बनाया, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, इस बॉन्ड ने डायपोल बनाया तो इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ये रहा, और इसमें एरो का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में तो ये रहा एरो। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से 60, तो 120 डिग्री। यहाँ पे बताइए फ्रेंड, इस बॉन्ड ने बनाया तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे इस बॉन्ड ने बनाया तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 60, यहाँ पे इस बॉन्ड ने बनाया तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और इस बॉन्ड ने तो उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। इसमें भी देखो ऊपर की तरफ एरो है और इसमें भी आपका ऊपर की तरफ एरो है, तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है फ्रेंड, तो उनके बीच का थीटा कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे 60, 120 और 0। तो ऑर्थो थीटा होगा तो कितना होगा 120 डिग्री। देखिए ऑर्थो में थीटा जो है 120 डिग्री, और मेटा में जो थीटा है वो है 60, और पैरा में जो थीटा है वो कितना है 0 डिग्री। ठीक है, तो ऑर्थो में 120, मेटा में 60 और पैरा में 0। और वेक्टर जिटन का हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूले को देख के हम ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा के बनने से cos थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है, और cos थीटा का डिक्रीज होने से रिजल्टेंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम थीटा का ऑर्डर निकालें तो सबसे ज्यादा होगा आपका ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा थीटा का, और डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऑर्थो का सबसे कम, फिर मेटा और पैरा का सबसे ज्यादा। अब देखिए डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर आया है उल्टा हो गया है कि नहीं, जब दो सेम नेचर वाले ग्रुप कनेक्ट थे तो उस केस में ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का और फिर पैरा का, और जब दो अपोजिट नेचर वाले ग्रुप कनेक्ट है
तो इस केस में इसका ऑर्डर जस्ट उल्टा, पैरा का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का, और फिर ऑर्थो का। ठीक है, इस तरीके से जब भी आपको ऑर्थो, मेटा और पैरा के बीच में डाइपोल मोमेंट कंपेयर कराना है फ्रेंड, तो आपको ग्रुप का नेचर चेक करना है कि दोनों ग्रुप का नेचर सेम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दोनों ग्रुप का नेचर सेम है कि नेचर अलग अलग है, दोनों ग्रुप का नेचर अलग अलग है। यदि दोनों ग्रुप का नेचर सेम हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट ऑर्थो का ज्यादा होगा, फिर मेटा का, और फिर पैरा का। तो दोनों ग्रुप का नेचर अलग अलग हो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, उस केस में पैरा का सबसे ज्यादा, ऑर्थो का सबसे कम। ठीक है, चलिए मैं रिजल्ट लिखा देता हूँ। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो दो केस है हमारा। केस वन, व्हेन टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ग्रुप्स आर कनेक्टेड। यहाँ पे जो थीटा का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा होगा ऑर्थो में, फिर मेटा में, और फिर पैरा में। और इसी का केस टू जो है, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड अदर इलेक्ट्रॉन withdrawing, groups are connected. तब डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा होगा किसका, पैरा का, फिर आपका मेटा का, और फिर आपका ऑर्थो। ठीक है, जब भी आपको ऑर्थो, मेटा, पैरा के उसमें कंपेयर करा है, आपको ग्रुप का नेचर चेक करना है, ग्रुप का नेचर सेम है कि अलग अलग। यदि ग्रुप का नेचर सेम है तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, और अलग अलग है तो फिर पैरा, मेटा, ऑर्थो। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना डाइपोल मोमेंट का तीसरा एप्लीकेशन, जो कि है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर इन रेजोनेंस एंड डाइपोल मोमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर इन रेजोनेंस एंड डाइपोल मोमेंट। इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर in resonance and dipole moment, dipole moment। जैसे मैं आपको पूछूं फ्रेंड, बताइए इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, अब बता सकते हैं। देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, इसके अलावा जितना भी बॉन्ड बच गया वो भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, तो उनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है,
यहाँ पे आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और इसके अलावा जो भी बॉन्ड फ्रेंड बच गया है, इसके अलावा जो भी बॉन्ड बच गया है वो डाइपोल मोमेंट नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। यहाँ पे बताइए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ आपका हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यहाँ पे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। यहाँ पे देखिए ये किसके बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन क्लोरीन के बीच में, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, ये इसको कैंसिल कर देगा। ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट कैंसिल कर देगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे न्यू नेट कितना होगा फ्रेंड, नेट जीरो हो जाएगा, नॉन जीरो नहीं जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आता है आपको, ये इतना समझ में आता है तो इसका बताइए। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे न्यू नेट जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। तो पहले डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बना लेते हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की ज्यादा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। यहाँ पे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, यहाँ पे बताइए, डायरेक्शन गलत हो गया यहाँ पे, ये आपका लेस ना, ये मोर ना, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। यहाँ पे देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यहाँ पे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो देखो ये जो बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, ये इसको कैंसिल कर देगा। ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट कैंसिल कर देगा। ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट कैंसिल कर देगा। यहाँ पे भी जो हमारा न्यू नेट होगा कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक है, अभी न्यू नेट कितना होगा, जीरो होगा। यदि आपका भी यही आंसर था फ्रेंड तो ये गलत आंसर है। क्यों सर, ये गलत आंसर क्यों है? आपने फ्रेंड इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर का डाइपोल मोमेंट कंसीडर किया है, लोन पेयर को तो कंसीडर ही नहीं किया है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी तो होगा, एक और दो, एक और दो। यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी के पास लोन पेयर भी होगा ना, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने के कारण जो इसका नेट रिजल्ट है, देखो इस बॉन्ड का नेट रिजल्टेंट जीरो होगा, इस बॉन्ड का नेट रिजल्टेंट जीरो होगा, इसका नेट रिजल्टेंट जीरो होगा, और इन दोनों लोन पेयर और इन दोनों लोन पेयर का नेट रिजल्टेंट जो है जीरो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं नॉन जीरो होगा। लोन पेयर का यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट जो है नॉन जीरो होगा। आपने जो इसके पहले डाइपोल मोमेंट निकाला उसमें से फर्स्ट को आपने बॉन्ड पेयर के डाइपोल मोमेंट कंसीडर किया, लोन पेयर को नहीं कंसीडर किया। ठीक है, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, यदि सर यही बात है तो फिर यहाँ पे भी नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन के पास तो तीन तीन लोन पेयर है कि नहीं, 1 2 3। यहाँ पे क्लोरीन ने एक बॉन्ड बना के रखा है, तो क्लोरीन के पास तो तीन तीन लोन पेयर है, इस क्लोरीन के पास भी तीन तीन लोन पेयर है। यदि यहाँ पे नॉन जीरो है तो फिर यहाँ पे भी नॉन जीरो करो, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमने सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर का ही बॉन्ड पेयर का ही डाइपोल मोमेंट लिया था, लोन पेयर का नहीं लिया था। यहाँ पे भी आपने जो जीरो लिखा है ये भी गलत आंसर है, ये भी आपका नॉन जीरो होगा।
नहीं फ्रेंड, ये एक सही आंसर है, वो गलत था। ऐसा क्यों? देखो मैंने आपको पिछले में लिखाया था कि जो डाइपोल मूवमेंट हम कंसीडर करते हैं लोन पेयर के द्वारा जो भी डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है वो तब हम कंसीडर करते हैं जब आपका लोन पेयर प्योर ऑर्बिटल में ना हो। जब आपका लोन पेयर प्योर ऑर्बिटल में ना हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो। जब आपका लोन पेयर प्योर ऑर्बिटल में होता है तो उसका डाइपोल मूवमेंट हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो डाइपोल मूवमेंट नहीं बनाता है। यहाँ पे जो आपका लोन पेयर है वो प्योर ऑर्बिटल में है, और यहाँ पे आपका लोन पेयर जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। यहाँ पे आपको लोन पेयर को कंसीडर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। पर हमें कैसे पता चलेगा कि जो एटम के पास लोन पेयर है वो प्योर ऑर्बिटल में है या हाइब्रिड ऑर्बिटल में? चेक कर लो कि वो एटम हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि वो एटम हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है तो उसके पास जो लोन पेयर होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, और यदि वो एटम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहा है तो उसके पास जो लोन पेयर होगा वो प्योर ऑर्बिटल में होगा। ठीक है? क्या ये यहाँ पे क्लोरीन हाइब्रिडेशन में गया है? क्या यहाँ पे क्लोरीन हाइब्रिडेशन में गया है? कैसे पता करेंगे इसका हाइब्रिडेशन निकाल के? पता है फ्रेंड, हमने एक भी ऐसा हाइब्रिडेशन पढ़ा था जिसमें एक बॉन्ड पेयर था और 3 लोन पेयर था? क्या हमने एक भी ऐसा हाइब्रिडेशन पढ़ा था जिसमें एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो? जब हाइब्रिडेशन होता है sp3 तो उसमें हमने क्या क्या टाइप कवर किया था? उसमें हमने कवर किया था कि 4 बॉन्ड पेयर हो और एक था 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, और हमने पढ़ा था कि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो। ये तो हमने पढ़ा था। फिर क्या हमने ऐसा टाइप पढ़ा था जिसमें एक बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो? क्या हमने ये वाला हाइब्रिडेशन पढ़ा था? नहीं, ये वाला हाइब्रिडेशन तो होता ही नहीं है। यहाँ पे तो क्लोरीन के पास यही है, एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये हाइब्रिडेशन में गया ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हाइब्रिडेशन तो होता ही नहीं है। यहाँ पे भी देखिए एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, तो ऐसा हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो हाइब्रिडेशन में नहीं गया है। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, हाइब्रिडेशन में नहीं गया है, तो ये बॉन्ड जो बना रहा है ये प्योर ऑर्बिटल से बना रहा है, और इसके पास जो लोन पेयर है वो प्योर ऑर्बिटल में है। यदि लोन पेयर प्योर ऑर्बिटल में होता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे बताइए, देखिए इस एटम के पास 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। इस एटम के पास 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। जैसे एक बॉन्ड यहाँ पे और एक इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड इसके पास यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है और एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। यहाँ पे बताइए 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। क्या ऐसा हाइब्रिडेशन नहीं होता है? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के साथ हाइब्रिडेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। देखिए 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के साथ हाइब्रिडेशन होता है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आपका हाइब्रिडेशन में है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर होता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जब हमने लोन पेयर कंसीडर किया तो हमारा म्यू नेट जो आया वो कैसा आया? नॉन जीरो आया। और यहाँ पे हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर जो है प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है? जब भी लोन पेयर एक एटम के पास हो तो उसको कब कंसीडर करना है, कब नहीं कंसीडर करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? जब प्योर ऑर्बिटल में है तो आप कंसीडर नहीं करेंगे, और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल हो तो आप कंसीडर करेंगे। तो इसमें आपने कंसीडर नहीं किया और इसमें आपने किया। ठीक है? चलिए, समझ में आया? समझ में आया तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, आपको बताना है कहाँ पे न्यू नेट जीरो होगा और कहाँ पे न्यू नेट जीरो नहीं होगा। सेलेक्ट द स्पीसीज हैविंग न्यू नेट इक्वल टू जीरो। आपको बताना है कहाँ पे जो न्यू नेट होगा वो जीरो होगा और कहाँ पे नहीं होगा। हम्म,
ठीक है, चलिए बताइए। तो देखिए अब तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के भी दे दिया है, तो बताइए। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया है, कैसे पता चला? तो देखो इसके पास एक सिग्मा है और दो लोन पेयर है, तो इसके पास एक बॉन्ड है और दो लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है, इसमें से एक सिग्मा होगा दूसरा पाई होगा, तो पाई को तो काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा में काउंट करेंगे, सिर्फ सिग्मा को काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो बताइए फ्रेंड, हमने क्या ऐसा हाइब्रिडेशन पढ़ा था जिसमें एक बॉन्ड हो और दो लोन पेयर हो? नहीं पढ़ा था। पढ़ा था एक बॉन्ड पेयर हो और दो लोन पेयर हो, ऐसा हाइब्रिडेशन हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए मतलब ये ऑक्सीजन हाइब्रिडेशन में नहीं गया है, और ये भी ऑक्सीजन जो आपका हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया है। तो इसके पास जो लोन पेयर है ये प्योर ऑर्बिटल में है, और इसके पास जो लोन पेयर है वो प्योर ऑर्बिटल में है। और जब लोन पेयर प्योर ऑर्बिटल में होता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। आपको मानना है कि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, नहीं है। यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, कार्बन आपका लेस है और ऑक्सीजन आपका मोर है। यहाँ पे जो आपका म्यू नेट निकल के आया, कैसे निकल के आया? जीरो निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे बताइए, तो क्या यहाँ पे क्लोरीन हाइब्रिडेशन में गया? अभी अभी हमने देखा ये यहाँ पे क्लोरीन जो है हाइब्रिडेशन में नहीं गया, इसके पास एक बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर है, तो ऐसा हाइब्रिडेशन नहीं है जिसमें एटम के पास एक बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर। तो यदि हाइब्रिडेशन में नहीं गया है तो इसके पास जो लोन पेयर है, तीन लोन पेयर इसके पास, वो प्योर ऑर्बिटल में, और लोन पेयर प्योर ऑर्बिटल में, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो लोन पेयर को आपको कंसीडर नहीं करना है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, म्यू नेट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बताइए, तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका हाइब्रिडेशन में गया है कि नहीं गया है? गया है। देखो फ्रेंड, एक और ये जो दो एच है तो दो एच के साथ दो बॉन्ड बनाए, तीन बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। क्या ऐसा हाइब्रिडेशन होता है जिसमें तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है? ये नाइट्रोजन आपका कहाँ गया? हाइब्रिडेशन में गया है। ये नाइट्रोजन में आपका हाइब्रिडेशन में गया है, दोनों नाइट्रोजन आपका कहाँ पे हाइब्रिडेशन में गया है। तो इनके पास जो लोन पेयर है उसको हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। इनके पास जो लोन पेयर है इनको कंसीडर करेंगे। तो देखो इस बॉन्ड के कारण ऊपर की डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट, और इस बॉन्ड के कारण नीचे का, तो बॉन्ड ने जो भी डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस किया है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर इस लोन पेयर के कारण जो है वो नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका न्यू नेट होगा फ्रेंड वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी है। ठीक है, और लोन पेयर जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो आपको कंसीडर भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ पे बताइए, तो कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, चारों के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसने खर्च कर दिए बॉन्ड बनाने में, तो इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, इसके पास भी लोन पेयर नहीं। लोन पेयर नहीं तो टेंशन ही नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर का डायपोल मोमेंट देखना है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? sp3, और ये sp2। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? sp2। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ, यहाँ पे जो आपका म्यू नेट निकल के आएगा, क्या निकल जाएगा? जीरो। देखो मैग्नीट्यूड सेम, इस बॉन्ड का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे बताइए, तो देखो इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन ने चारों बॉन्ड खर्च कर दिया है, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया है बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट डायरेक्शन जो होगा ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ। क्यों? देखो ये sp2 है और ये आपका sp3 है, ये आपका sp2 और ये आपका sp3 है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? sp। sp आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ, तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बताइए, तो सल्फर के पास दो दो लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? होगा। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है। कब? जब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब सल्फर के पास भी दो लोन पेयर होगा जब सल्फर दो बॉन्ड बनाया। यहाँ पे सल्फर ने दो बॉन्ड बनाया, उसके बाद दो लोन पेयर है। यहाँ पे भी सल्फर ने दो बॉन्ड बनाया, उसके बाद दो लोन पेयर है। और क्या यहाँ पे सल्फर हाइब्रिडेशन में गया है? गया है। सल्फर के पास दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है, तो क्या दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर के साथ हाइब्रिडेशन नहीं बनता है? बनता है ना, sp3 हाइब्रिडेशन जो वाटर का होता है, उसमें भी दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर होता है। तो इसके पास क्या है? ये हाइब्रिडेशन में गया है, और ये भी आपका हाइब्रिडेशन में गया है, मतलब इसके पास जो लोन पेयर हो, जो दोनों सल्फर के पास दो दो लोन पेयर है,
वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लोन पेयर होता है तो उसको कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो न्यू नेट होगा ऐसा होगा, नॉन जीरो होगा। समझ में आया? समझ में आया ना? इस तरीके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आप सॉल्व कर लेंगे ना। आपको चेक करना है ये जो एटम है हाइब्रिडेशन में गया है कि नहीं। यदि हाइब्रिडेशन में गया है तो उसका लोन पेयर कंसीडर करना है, और हाइब्रिडेशन में नहीं गया है तो उसका लोन पेयर कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि उस केस में लोन पेयर जो होगा वो प्योर ऑर्बिटल में होगा, और प्योर ऑर्बिटल में यदि लोन पेयर प्रेजेंट होगा आप उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला अगला जो एप्लीकेशन आपका डाइक्रोमेट का वो है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है। वैसे तो इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे फ्रेंड हम कि जो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कम्प्लीटली कोवेलेंट नहीं होता है, या कोई भी आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कम्प्लीटली आयनिक नहीं होता है, उसमें थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। वैसे जो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कम्प्लीटली कोवेलेंट नहीं होता, उसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी होता है। इसी चैप्टर में हमें आगे इसको पढ़ना है। तो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक बॉन्ड आयनिक कैरेक्टर है, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, ये भी हम डाइक्रो मोमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन में म्यू थ्योरेटिकल, म्यू ऑब्जर्व अपॉन में म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड का कितना परसेंट है, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड का कितना परसेंट है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो म्यू ऑब्जर्व है वो क्या है, एक एग्जांपल लेता हूँ HCl। ठीक है, तो HCl में यदि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो क्या करेगा, क्लोरीन इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कारण क्लोरीन के ऊपर डेवलप होगा डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, है कि नहीं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज का डेवलप हुआ है डेल्टा, डेल्टा चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है डेल्टा, तो जब डेल्टा मैग्नीट्यूड का चार्ज डेवलप होगा तब हम डाइपोल मोमेंट को लिखेंगे म्यू ऑब्जर्व। ठीक है, तो म्यू ऑब्जर्व में जो पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डी, डी क्या होता है बॉन्ड लेंथ, तो उनके बीच का बॉन्ड है तो हम डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हुआ है क्या है पार्शियल, तो पार्शियल चार्ज डेवलप जब डेवलप होता है तब हम लिखते हैं म्यू ऑब्जर्व। क्या लिखते हैं, म्यू ऑब्जर्व। जब पार्शियल चार्ज डेवलप होता है तब हम लिखते हैं म्यू ऑब्जर्व। और म्यू थ्योरेटिकल में क्या करते हैं फ्रेंड, म्यू थ्योरेटिकल में हम ऐसा मानते हैं कि कंप्लीटली चार्ज डेवलप हुआ है। म्यू थ्योरेटिकल में हम क्या मानते हैं, ऐसा मानते हैं कंप्लीटली चार्ज डेवलप हुआ है। जैसे कंप्लीटली नहीं होगा, आपको पता है पार्शियली चार्ज डेवलप होगा, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है म्यू ऑब्जर्व, मतलब जो आना चाहिए था डाइपोल मोमेंट वो। अब म्यू थ्योरेटिकल मतलब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में हम मानते हैं कि कंप्लीटली चार्ज डेवलप हुआ है। क्या हुआ है, कंप्लीटली चार्ज डेवलप हुआ है, और उस केस में हमारा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है म्यू थ्योरेटिकल यूज करते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इनटू डी, और क्यू की जगह पे हम किसको रखते हैं, जितना चार्ज डेवलप हुआ है। इस केस में कितना चार्ज डेवलप हुआ है, -1। -1 का मतलब क्या है, -1 ई, -1 ई। -1 का क्या मतलब है फ्रेंड, -1 ई, -1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेवलप हुआ है, लेकिन -1 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेवलप हुआ है। तो -1 का मतलब क्या है 1 ई, और इसमें क्या लेना पड़ता है, चार्जेस का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, तो साइन को हटा देंगे। और 1 ई की वैल्यू कितनी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ इंटू डी। तो इस केस में जो है आपका म्यू थ्योरेटिकल जो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁴
19 10 टू दी पावर माइनस 90 इंटू डी। क्यों? क्योंकि -1 का चार्ज डेवलप हुआ है। यदि -2 का डेवलप होता तो, जैसे यहाँ पे -2 का डेवलप होता तो उस केस में हम न्यू थ्योरेटिकल जो लिखते हैं वो लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो क्या है 2e, 2e और इनके बीच का बॉन्ड लेंथ को भी d मान लेते हैं, तो d। और फिर 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90 इंटू डी। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू डी। ठीक है, तो याद रखेंगे म्यू ऑब्जर्व में हम जो रियल में चार्ज, जो रियल में पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ है उसको रखते हैं, और म्यू थ्योरेटिकल में आप क्या करते हैं कंप्लीट चार्ज को ट्रांसफर करके जो भी हमारा डायपोल मोमेंट निकलेगा वो निकालते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड म्यू ऑब्जर्व जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब हमें तो नहीं पता है कि पार्शियल कितना चार्ज डेवलप हुआ है, हम लोग कंप्लीट चार्ज बता सकते हैं कि कंप्लीट चार्ज जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन का डेवलप होता है, और कंप्लीट चार्ज के हिसाब से हम डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। पर पार्शियली कितना चार्ज डेवलप हुआ है ये तो हम मॉलिक्यूल में घुस के सिर्फ देख के तो बता नहीं सकते, इसके लिए तो हमें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। इसीलिए जो आपका म्यू ऑब्जर्व फ्रेंड ये प्रैक्टिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकलता है। जैसे जब भी आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का क्वेश्चन देगा तो आपको म्यू ऑब्जर्व हमेशा देगा ही देगा। जब भी आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकलवाएगा हमेशा आपको म्यू ऑब्जर्व देगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल से निकलता है, और म्यू थ्योरेटिकल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वैल्यू आपको देगा या आपको कैलकुलेट करना रहेगा, और बाकी आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ, मिटा दो इसको। तो क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड HBr। ठीक है, HBr मॉलिक्यूल में हमें क्या करना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, और यहाँ पे आपको म्यू ऑब्जर्व दे के रखा है। HBr का म्यू ऑब्जर्व आपको दे के रखा है जो कि है 1.25 डी। कितना है 1.25 डी, और बॉन्ड लेंथ भी आपको दे के रखा है, बॉन्ड लेंथ ऑफ HBr जो कि है 2.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 2.65 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए कैसे करते हैं, तो हमें क्या करना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का जो फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व अपॉन में म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। देखो म्यू ऑब्जर्व आपको दे के रखा है कितना है 1.25 डी, और म्यू थ्योरेटिकल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे म्यू थ्योरेटिकल, तो म्यू थ्योरेटिकल में हम क्या मानेंगे कंप्लीट चार्ज डेवलपमेंट मान के जो भी डायपोल मोमेंट निकलता है, कंप्लीट चार्ज डेवलपमेंट मान के जो भी डायपोल मोमेंट निकलता है वो निकालेंगे, वही होता है आपका म्यू थ्योरेटिकल। तो जो म्यू थ्योरेटिकल होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इनटू डी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कितना है 1 ई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, और डी कितना है 2.65 एंगस्ट्रॉम। डी क्या है उनके बीच का बॉन्ड है ना, वो तो दे के रखा है ना आपको 2.65 एंगस्ट्रॉम। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2.65 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 30 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया कूलम मीटर में। ये हमारा क्या निकल गया म्यू थ्योरेटिकल निकल के जो आया वो निकल के आया कूलम मीटर में। तो 1.65 इंटू 2.65 इंटू देखो 19 और 30, तो 10 टू दी पावर माइनस 49 किलोमीटर। अब देखो दोनों जगह पे यूनिट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यहाँ पे आपका डिवाई है और यहाँ पे आपका किलोमीटर है, नहीं चलेगा, यूनिट तो सेम रहना चाहिए, यूनिट को सेम कर लेते हैं। 1.25 एक मिनट हमने गलत कर दिया है,
यहाँ पे हमने -30 ले लिया है। जब एंगस्ट्रॉन को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 होता है ना, 10⁻⁻10 होता है ना, हमने -30 लिख दिया था, 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 और ये 90 तो कितना हो जाएगा 29, हो जाएगा आपका 10⁻29। ठीक है, 1.25 और एक डी को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, कूलॉम मीटर में। याद है आपको कन्वर्जन, 1 डी इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलॉम मीटर, और जो कि होता है 10⁻⁻80 ESU सेंटीमीटर। नहीं, सिर्फ ESU होता है ना, स्टार्टिंग में सेंटीमीटर होता है, सिर्फ ESU होता है। तो देखिए हमें डी को कन्वर्ट करना है कूलॉम मीटर में, हम क्या करेंगे, इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डी जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कूलॉम मीटर में। तो इस डी को हम कन्वर्ट करते हैं कूलॉम मीटर में, तो 3.33 इंटू 10⁻⁻30 और ये हो गया हमारा कूलॉम मीटर, और 1.65 इंटू 2.65 इंटू 10⁻⁻29 कूलॉम मीटर। देखो कूलॉम मीटर से कूलॉम मीटर कट गया, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 10⁻⁻1 बच जाएगा। तो 1.25 इंटू 0.33, 0.33 कैसे, देखो ये ऊपर जाएगा या इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे 10⁻⁻1 बचेगा ना, और 10⁻⁻1 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.33 हो जाएगा। उसके बाद 1.65 इंटू 2.65, और यहाँ पे परसेंटेज में 100 भी होगा ना, परसेंटेज में क्या होगा 100 भी होगा। जो भी आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इस बॉन्ड का। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हो डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें आपको म्यू ऑब्जर्व तो देगा ही, आपको प्रैक्टिकल डाटा तो प्रैक्टिकल से ही मिलेगा। म्यू थ्योरेटिकल के लिए आपको क्या करना है, कंप्लीट चार्ट डेवलपमेंट मान के डाइपोल मोमेंट निकालना है। जो भी आपका डाइपोल निकलेगा वो क्या हो जाएगा, म्यू थ्योरेटिकल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दो वैल्यू को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकल जाएगा। और इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, यही था फ्रेंड आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डाइपोल मोमेंट को कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।